नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे और यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चाहे आपके एग्ज़ाम का स्तर जो भी हो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो या सीडीपीओ हो या एसएससी हो या रेलवे हो, मतलब कि इन सभी एग्ज़ामों में ज्योग्राफी का जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वही प्रश्न आपको यहाँ दिया जाएगा। और संभवतः आप यदि प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे या आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप देखिएगा कि इस वीडियो से लगभग आपको 55 से 60% ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। तो यह इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार का लगभग बताया? तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार का बताया गया। और आपको पता होगा आइजक न्यूटन के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और न्यूटन का प्रथम लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, यह आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? तो जेम्स जीन्स के द्वारा पृथ्वी को नाशपाती के आकार की बताया गया। नेक्स्ट, 572 से 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? तो पाइथागोरस के अनुसार पृथ्वी गोलाकार है, जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी नाशपाती के समान है और सर आइजक न्यूटन के अनुसार पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के समान बतलाया गया। यह तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 40,008 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 1024 टन, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलीय है? तो पृथ्वी का 71% भाग जलीय है। इसका मतलब यह हुआ कि स्थलीय जो है वह 29% है। मतलब क्या, यह जो महाद्वीप सब है यह 29% पर ही जितना भी देश है वह सभी स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? तो 29%। नेक्स्ट, पृथ्वी का आयतन कितना है? तो 10.83 गुने 1011 किलोमीटर यह पृथ्वी का आयतन है। नेक्स्ट, पृथ्वी पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और यहाँ पर यदि एग्जैक्ट दिया तो 5.52, यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष पृथ्वी का अनुमानित आयु वर्ष है। नेक्स्ट, पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति के स्वरूप है? तो परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है इसे परिक्रमण गति कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम जानते हैं? तो वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड में घूमती, मतलब क्या, लगभग पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूमती है, जिसके कारण दिन और रात की घटना घड़ी होती है। जबकि पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में जो सूर्य की एक परिक्रमा करती है उसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होती है? तो घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य दैनिक गति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह रोज दिन घूमता है यह। नेक्स्ट, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14.70 करोड़ लगभग, मतलब क्या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी आपको पता ही होगा 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी कितनी होती है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। कहीं कहीं पर यह आपको 14.98 करोड़ किलोमीटर मिलेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी और सूर्य जब नज़दीक होते हैं, मतलब क्या 3 जनवरी की घटना को उपसौर कहा जाता है, मतलब कि एपी हेलियन कहा जाता है। किसी को उपसर्ग की घटना घटित होती है तो 3 जनवरी को जिसे एपी हेलियन कहा जाता है।
पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी का कहलाना क्या कहलाता है? तो पेरिहेलियन मतलब क्या? अपसौर। और अपसौर की जो घटना है यह प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को घटित होता है। इस दिन क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,000 वर्ग किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपभू स्थिति क्या है, कब होती है? तो 3 जुलाई को। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? तो विषुवत रेखा पर घूर्णन गति 0 है, मतलब क्या? 0 होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितनी डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? तो 90 डिग्री कोण पर। नेक्स्ट, सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है? तो नीचे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, 1851 में किस फ्रांसीसी भौतिकविद ने पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया? तो जीन बर्नार्ड लियोन फॉलकॉट। नेक्स्ट, फॉलकॉट ने 28 किलोग्राम भार की एक कैनन बॉल को कहाँ 67 मीटर तार के माध्यम से लटकाया? पेरिस के पैंथियन से। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग जो प्रश्न अभी आप लोग देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यह प्रश्न जो है ये तो नहीं पूछता है, लेकिन आप विश्वास रखिए आप, और आप प्रैक्टिस से तैयार कीजिए। आप बनाइए उसको, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए आप, तो पता चलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपको मिल रहा है। तो इसलिए घबराइए नहीं और कॉपी कलम लेकर पास में बैठिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको नोट कर चलिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फॉलकॉट ने 28 किलोग्राम भार की एक कैनन बाल को कहाँ 67 मीटर तार के माध्यम से लटकाया? तो पेरिस के पैंथियन। अर्थ जनरल नॉलेज में यह दिया गया है। नेक्स्ट, इस यंत्र को कैनन बॉल किस नाम से जानते हैं? फॉलकॉट पेंडुलम। प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी में 29 दिन होने के कारण वह वर्ष क्या कहलाता है? तो लीप वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट, दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? तो परिक्रमण गति के स्वरूप होता है। नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण? तो वार्षिक गति के कारण। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है? 23 घंटा 56 मिनट। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की। 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो शरद विषुव कहते हैं। और 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो वसंत विषुव कहते हैं। मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना कब घटित होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना बराबर होती है। तो 23 सितंबर वाली घटना को शरद विषुव कहा जाता है और 21 मार्च वाली घटना को वसंत विषुव कहा जाता है। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के? तो विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने की। और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने की। नेक्स्ट, पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि सम मतलब क्या बराबर 12 घंटे होती है 21 मार्च और 23 सितंबर की समय। सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? तो कर्क संक्रांति। और सूर्य की 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? तो मकर संक्रांति। कहने का यहाँ पर यह मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और प्यारा भारत में होता है कब? तो 21 जून को। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, अक्षांशीय रेखाएं कितनी डिग्री तक होती है? तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती? ग्रीनविच इंग्लैंड मतलब क्या लंदन के ग्रीनविच से यह 0 डिग्री अक्षांशीय देशांतर रेखा गुजरती है। लंदन व टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और 0 डिग्री से पूर्व 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है। और लंदन से 5.5 घंटा भारत का जो मानक समय है वो आगे है। रीज़न क्या है कि प्रत्येक 1 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर 4 मिनट का प्लस होता है, मतलब 4 मिनट बढ़ता है। और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर -4 मिनट होता है। तो हमारा प्यारा भारत 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर मतलब कि आगे है। तो 82.5 को 4 से आप गुना कीजिए तो आपको निकलेगा 330 मिनट।
तो आप उसको घंटा में जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5.5 घंटा। इस कारण से भारत का जो मानक समय है वो लंदन के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। कहने का क्या तात्पर्य है कि लंदन में यदि 12 बज के दिन हो रहे हैं तो हमारा प्यारा भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्तों को क्या कहते हैं? तो लघु वृत्त कहते हैं। बृहत वृत्त किसे माना जाता है? भूमध्य रेखा को। नेक्स्ट, 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? तो 1 घंटे का। 15 देशांतर पर 1 घंटा, 30 देशांतर पर 2 घंटा, 60 देशांतर पर कितना हो गया? 4 घंटा। फिर 60 में आप जोड़ दीजिए कितना? 15, 75 मतलब क्या? 5 घंटा। और फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे? 7.5 मतलब क्या? 15 का आधा कितना? 7.5। तो 1 का आधा कितना? 30 मिनट। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप 82.5 को आप 4 से करेंगे गुना, या आप वैसे भी जोड़ सकते हैं। 15 चौके 60 मतलब क्या? 4 घंटा के अंतराल पर 60 मिनट। तो 82.5 पर भारत है तो 15 × 75 मतलब क्या? 75 मिनट। तो यही हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पर 5.5 होगा तो यहाँ पर 7.5 मिनट और आगे तो आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर निकल जाएगा 330 मिनट। नेक्स्ट, 90 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 6 घंटे का। और प्यारा भारत कितना अंतर पर है? प्यारा भारत है 82.5 डिग्री पर। तो प्यारा भारत कितना घंटे का अंतर आ जाएगा? 82.5 मतलब कि 5.5 घंटे का। 180 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 12 घंटे का। और 360 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 24 घंटे का। नेक्स्ट, किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? समय जोन कहते हैं, टाइम जोन कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है, मतलब अक्ष कहलाती है। ग्रीनविच मतलब लंदन जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, लंदन से पूर्व की तरफ जाने वाले प्रत्येक देशांतर पर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट बढ़ता है। अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 7। प्यारे भारत में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 1। सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? तो रसिया। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 9। ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन की व्यवस्था की गई है? 3। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी संसद से होकर गुजरती है शंकरगढ़ किला मिर्जापुर से। शंकरगढ़ से किसका निर्धारण होता है? भारतीय मानक समय का। कितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है? लगभग 1 महीने में। नेक्स्ट, सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर कब का है? तो 80 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, सबसे पहला यूरोपियन कैलेंडर किस पर आधारित है? तो चंद्रकलाओं पर। नेक्स्ट, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह मतलब क्या? 12.5 माह। तो यही जाकर 4 साल बाद एक दिन बनता है। और लीप ईयर मतलब क्या? 12 माह 6 घंटा का होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं, या लीप वर्ष इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया है? तो जूलियस सीजर ने। महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया था? तो जूलियस सीजर ने। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जूलियस कैलेंडर कब से मनाया गया? 48 पूर्व से। ग्रेगरियन कैलेंडर को ग्रेट ब्रिटेन ने कब स्वीकार किया? 1752 ईस्वी में। ग्रेगरियन कैलेंडर को सोवियत संघ रूस ने कब स्वीकार किया? 1918 ईस्वी में। ग्रेगरियन कैलेंडर को ग्रीस ने कब स्वीकार किया? 1923 ईस्वी में। एक कैलेंडर वर्ष की गणना किस आधार पर की जाती है? तो लीप वर्ष के आधार पर। इजराइल का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? तो यहूदी कैलेंडर। यहूदी कैलेंडर का प्रारंभ कब हुआ? 3761 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, 19 वर्ष के चक्र के आधार पर यहूदी कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में एक जोड़ा जाता है, 1 माह। यहूदी कैलेंडर की तारीख को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? AD एवं BCE। नेक्स्ट, बिफोर द कॉमन इरा से क्या तात्पर्य है? सामान्य युग से पहले। नेक्स्ट, इस्लामिक कैलेंडर किस प्रकार का है? तो चंद्र पंचांग का। चंद्र पंचांग कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईसा पूर्व। मतलब कि आपको पता होगा हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में। और 622 में ये गए थे कहाँ? तो यात्रा करने के लिए, मतलब क्या हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी से। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से कहाँ प्रस्थान किया था? मदीना। मुस्लिम पंचांग कितने माह का होता है? 12 चंद्रमाह का। कितने वर्षों का एक चक्र होता है? 30। परंपरागत हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य चंद्र पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर किस देश में लागू मतलब कि राष्ट्रीय कैलेंडर
देश में कब लागू किया गया? 22 मार्च 1997। अत्यंत महत्वपूर्ण। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष पहले का? 78। जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार। जल के नीचे गिरने या पीछे हटने को क्या कहते हैं? भाटा। पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा आता है? दैनिक गति के कारण। सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों जब एक सिरे में होती है तो क्या कहलाती है? सिजगी या युत विभूति। नेक्स्ट, कर्क और मकर रेखा उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? अयन वृत्तीय ज्वार। नेक्स्ट, ज्वार को के कितने समय बाद भाटा आता है? 6 घंटा 13 मिनट के बाद। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को यह ग्रहण लगेंगे। ठीक। मेरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी? 11,043 मतलब 11,044 मीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से किस रूप में है? प्याज के छिलकों की तरह। नेक्स्ट, पृथ्वी की परतों का विकास कब हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय। नेक्स्ट, प्रारंभ में पृथ्वी किस रूप में थी? गैसीय तथा तरल रूप में। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग किसका बना? परतदार शैलों का। नेक्स्ट, परतदार शैलों की औसत मोटाई कितनी है? तो 8.45 किलोमीटर। नेक्स्ट, इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर कैसी दूसरी परत है? तो रवेदार या अस्फटकीय शैल है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इस परत का औसत घनत्व कितना होता है? तो 2.75 से लेकर 2.90 तक। नेक्स्ट, इन सारी परतों को किस नाम से जानते हैं? भूपर पट्टी। ऊपर पट्टी के नीचे किन सेलों से बना मेटल पाया जाता है? सिलिकेट और मैग्नीशियम। अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, भूपर पट्टी घनत्व कितना होता है? 5.10 से लेकर 13.00 तक। नेक्स्ट, धात्विक क्रोट संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। नेक्स्ट, 1950 के बाद किस आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला शुरू हुआ? स्पुतनिक। नेक्स्ट, पृथ्वी की प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर औसत तापमान कितना दर से बढ़ता है? तो 30 सेल्सियस से। नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल से लगभग 100 किलोमीटर से नीचे 300 किलोमीटर जाने पर प्रति किलोमीटर कितना तापमान बढ़ता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, 300 किलोमीटर से नीचे जाने पर प्रति डिग्री कितना तापमान बढ़ता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस। इस गणना के अनुसार धातु कोड का तापमान कितना होना चाहिए? 20,000 सेल्सियस। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? गर्म व तरल लावा निकलता है। लावा पृथ्वी पर किस रूप में स्थित हो जाता है? मैग्मा के रूप में। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना किस कारण हुआ? तो भूकंप विज्ञान कारण। भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र के द्वारा किया था? सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना हुआ स्वेस के द्वारा। नेक्स्ट, अवसाद निर्मित शैलों की परत किन पदार्थों की बनी हुई? रवेदार सिलिकेट के द्वारा। नेक्स्ट, रवेदार शैल में किन खनिजों की बहुतायत होती है? फेल्सफार एवं अभ्रक के द्वारा। नेक्स्ट, हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी प्रथम परत के नीचे स्वेस ने कितने परतों की स्थिति मानी है? सियाल, सीमा और निफे। नेक्स्ट, सियाल परत की रचना किससे मानी गई है? सिलिका एवं एल्युमिनियम से। नेक्स्ट, सियाल परत का औसत घनत्व कितना होता है? 2.9। नेक्स्ट, सियाल परत की औसत गहराई कितनी होती है? तो 50 से 300 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट, सियाल परत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सीमा परत की रचना किससे मानी गई है? बैसाल्ट, आग्नेय शैल से या सिलिका एवं मैग्नीशियम से। नेक्स्ट, सीमा परत का औसत घनत्व कितना? 2.9 से लेकर 4.7 तक। सीमा परत की औसत गहराई कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म एवं तरल लावा निकलते हैं? सीमा से। नेक्स्ट, नीफे परत की रचना किससे हुई है? निकेल एवं फेरियस से। नेक्स्ट, नीफे व्रत का व्यास कितना होता है? तो 6880 किलोमीटर। नेक्स्ट, वैज्ञानिक डाली के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक बनावट के आधार पर कितने परतें हैं? 3। नेक्स्ट, पृथ्वी की बाहरी परत किससे निर्मित है? तो सिलिकेट से। नेक्स्ट, बाहरी परत की मोटाई कितनी होती है? तो 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट, मध्यवर्ती परत की मोटाई कितनी होती है? तो 1280 किलोमीटर। नेक्स्ट, मध्यवर्ती परत का केंद्रीय भाग किससे निर्मित है? लोहा से। मध्यवर्ती परत का व्यास कितना है? तो 1740 किलोमीटर। नेक्स्ट, अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने मंडलों में बांटा गया? 3 मंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी की मोह परत का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? क्रिस्टल और मेंटल को। अत्यंत ही महत्वपूर्ण। कनक्रॉड विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? तो ऊपरी तथा आंतरिक क्रस्ट को। गुटेनबर्ग का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? तो मेंटल और कोर को। ट्रांजिशन विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? बाह्य और आंतरिक कोर को। नेक्स्ट, मेंटल का विस्तार मोह और समझौता से कितनी गहराई होती है? 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट, अंतरम विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी 63 से 71 या 2 कितने उपभागों में विभक्त है? 2। इन दोनों उपभागों के बीच की विभाजक सीमा कितनी होती है? 51 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितनी है? 46.60%। नेक्स्ट, भूपर पट्टी के घनत्व के भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार सिलिकॉन कितनी है? 27.72%। भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार एल्युमिनियम कितनी प्रतिशत है? 8.13%।
भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार लौह कितना है, तो 5.00%। भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार कैल्शियम कितना है, तो 334%। भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार सोडियम कितना है, तो 2.83%। नेक्स्ट, भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार पोटेशियम कितना है, 2.59%। नेक्स्ट, भूपर पट्टी तत्व वजन के अनुसार मैग्नीशियम कितना है, 2.0%, 0.9%। नेक्स्ट, भूपर पट्टी का तत्व वजन के अनुसार अन्य तत्व कितना है, तो 1.41%। नेक्स्ट, समुद्र की तलहटी में उपस्थित सैले स्थान परिवर्तित करते हैं, किसे बताया गया है। हेल्स तथा डीज ने उपस्थित सैलों का स्थान परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न संबंध धाराएं किसका निर्माण करते हैं, समुद्री संरचनाएं की। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपर पट्टी या प्लेट के नीचे मेटल में कहीं कहीं किसकी अधिकता होती है, तो रेडियोधर्मी तत्व की। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न विद्युतापीय ऊर्जा किसके द्वारा ऊपर उठते हैं, संबंधित तरंगे के द्वारा। नेक्स्ट, इस ऊपर उठती बेलनाकार तरंग प्लूम को किसका कारण माना गया, प्लेट का संचलन के द्वारा। नेक्स्ट, प्लूम द्वारा प्लेट को पिघलाने के कारण उसके किसी किनारे को धक्का देकर वो ऊपर उठती, इस प्रक्रिया स्वरूप प्लेट किस पर तैरने लगती है, तो एस्थेनोफायर के द्वारा तैरने लगती है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखने का प्रयास किए हैं। जो भी ऑलरेडी हमसे ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं वो अपने ज्योग्राफी के नोट्स को उल्टाएंगे और इन सभी प्रश्नों को मिलाएंगे तो लगभग 90 से 95% प्रश्न उन्हें अपने ज्योग्राफी के नोट्स में देखने को मिल जाएगा। हर एक टॉपिक के अंतर्गत आप जाएंगे तो जिस टॉपिक के अंतर्गत जो सवाल आएगा वो आपको पूरा का पूरा मिलता चला जाएगा। यदि जो प्रश्न नहीं मिला है उसे आप अपने नोटबुक में, नोट डायरी में जहाँ भी आप लिखते हैं उसको आप उस प्रश्न को आप वहाँ पर नोट कर लेंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। अब धीरे धीरे कोरोना महामारी का जो केस है वो अत्यधिक कम होते जा रहा है, फिर भी हमें अपने आप को सेफ से रखना है। लेकिन अब हमें पढ़ाई और तेज़ करना है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम का दौर शुरू होने वाला है और उसके लिए हमें प्रिपेयर होकर रहना होगा और ज़बरदस्त तैयारी के साथ हमें अपने एग्ज़ाम में अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। क्योंकि एक योद्धा वही है जो युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी करता है, यह नहीं कि युद्ध कल है तो आज हम तैयारी करें, और लगातार जो निरंतर प्रयास करता है वही विजेता बनता है। तो इस उद्देश्य से जो सोए हुए हैं उठिए और अपनी पढ़ाई पर तेज़ी से लग जाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटे को प्यार दीजिए। धन्यवाद।